दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी उत्तर प्रदेश जीआईसी आश्रम पद्धत प्रवक्ता परीक्षा का वर्ष 2012 का सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र। ये वीडियो जीआईसी प्रवक्ता प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन के साथ साथ यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी तथा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रश्न पत्र। यूपी पीएससी जीआईसी प्रवक्ता आश्रम पद्धत प्रवक्ता 2012 का सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए ये करंट अफेयर से है। आपको बताना है कि किस शहर को राष्ट्रीय अर्थ आवर कैपिटल 2015 के रूप में नामित किया गया है। तो राष्ट्रीय अर्थ आवर कैपिटल के बारे में जान लेते हैं। इसका चुनाव WWF के ग्लोबल अर्थ आवर सिटी चैलेंज यानी EHCC के तहत होता था, लेकिन 2014 में कोयम्बटूर और वर्ष 2016 में राजकोट को राष्ट्रीय अर्थ आवर कैपिटल घोषित किया गया था, जबकि 2015 में ये उपलब्धि ठाणे को हासिल हुई थी। वर्तमान में EHCC का स्थान वन प्लेनेट सिटी चैलेंज यानी OPCC ने ले लिया है। OPCC को ही पूर्व में EHCC के रूप में जाना जाता था। तो दोस्तों देखिए WWF के OPCC 2017-18 में पुणे, पणजी और राजकोट के साथ नेशनल फाइनलिस्ट चुना गया था, जिसमें सितंबर 2018 में राजकोट को OPCC 2018 का राष्ट्रीय विजेता घोषित किया गया था। तो 2018 का जो लेटेस्ट है वो है राजकोट को OPCC जो है राष्ट्रीय अर्थ आवर कैपिटल के रूप में घोषित किया गया था। और इसमें जो पुराना 2015 के बारे में पूछा है वो ठाणे था आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम शुरू की है। ऑप्शन देखिए, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या दिल्ली। तो सही उत्तर है दिल्ली। दोस्तों दिल्ली में सबसे पहले ई राशन कार्ड सेवा प्रारंभ की गई है और ये सेवा दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है। इसके लिए राशन कार्ड के लिए आवेदन, राशन कार्ड प्राप्त करने और अनाज की उपलब्धता और मूल्य भी जाना जा सकता है। अगला प्रश्न है, देखिए भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से। ये प्रश्न हिट क्वेश्चन है, बार बार आता है जबकि आसान है। मूल अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है। ऑप्शन है आपके 15, 16, 17 या 18। किस अनुच्छेद में? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 में, 17 में। दोस्तों संविधान का आर्टिकल 17 घोषित करता है कि अस्पृश्यता से उपजी कोई भी निर्योग्यता विधि द्वारा दंडनीय होगी और इसके अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध होगा। यद्यपि इसने अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था। गुजरात, राजस्थान, बिहार या आंध्र प्रदेश। तो आप जानते हैं पंचायती राज का प्रारंभ सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था और पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को दोस्तों तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न भी भारतीय राज व्यवस्था से है दोस्तों। देखिए किसने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा था। ऑप्शन है आपके मॉरिस जोन्स, ग्रेनविल ऑस्टिन, मार्क्यूज फ्रांडा या केसी वियर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मॉरिस जोन्स। दोस्तों मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा है, जबकि आइवर जेनिंग्स ने इसे मजबूत केंद्र वाला संघ कहा है और ग्रेनविल ऑस्टिन इसे सहकारी संघ व्यवस्था मानते हैं। तो मॉरिस जोन्स भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारत में न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है। आपको बताना है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक स्वतंत्रता से या जनहित याचिका से। तो सही उत्तर आप जानते हैं ऑप्शन डी है। भारत में न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म जनहित याचिका से संबंधित है और ये उल्लेखनीय है दोस्तों कि भारत में 1980 के दशक के बाद सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाओं की शुरुआत हुई थी।
तो भारत में न्यायिक सक्रियता जनहित याचिकाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको कि शार्ट में एनजीटी कहा जाता है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो ऑप्शन है स्वतंत्र कुमार, एच.एल. दत्तू, अल्तमस कबीर या न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर। तो दोस्तों देखिए, जब ये प्रश्न 2012 का है, इसमें देखिए पूछा गया था कि जब पूछा गया था तो उस समय न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार एनजीटी के अध्यक्ष थे, लेकिन जुलाई 2018 में आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल को जुलाई 2018 में 5 वर्षों के लिए एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में न्यायमूर्ति आदेश कुमार गोयल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों का क्रमवार जो है वर्णन कीजिए। राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, बी.आर. मेहता समिति या अशोक मेहता समिति। आपको बताना है इन समितियों का क्रम क्या है। तो यहाँ पे मैं शार्ट में लिख रहा हूँ, बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी? 1957 में बलवंत राय मेहता समिति। इसके अलावा अशोक मेहता समिति 1977 में। देखिए, फिर जी.वी. के राव समिति 1985 में बनी थी दोस्तों, और एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, 4, 1 और 2। 3, 4, 1, 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित समितियों के बनने का जो क्रम है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य गणित से अंकगणित से संबंधित है, आपको हल करना है। ये देखिए प्रश्न आपका जो दिया है 741 प्लस 378 का होल वर्ग होल स्क्वायर प्लस 741 माइनस 378 का होल स्क्वायर। इसके अलावा इसके बटे किया है 741 गुणे 741 प्लस 378 गुणे 378। तो जब आप यहाँ पे जो फार्मूला जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसी आधार पर देखिए सभी अंक समान है, 741 378 741 378। तो इसको इस प्रकार से हल करेंगे। देखिए, जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके बाद प्लस करना है जो कि प्रश्न में दिया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब आप इसको हल करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सही उत्तर कितना हो जाएगा? ऑप्शन 2। जब इस पर आप हल करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे कोष्ठ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा, 2 उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो इतना बड़ा प्रश्न देखिए, ये प्रश्न किस तरह से दिया है, लेकिन इसका उत्तर मात्र 2 होगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक वृत्त की त्रिज्या 200% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो देखिए, वृत्त की त्रिज्या स्क्वायर, देखिए त्रिज्या का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोस्तों 200% अगर जो किसी वृत्त की त्रिज्या बढ़ा दी जाए तो देखिए यहाँ पर किस तरह से बताया गया है कि माना वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर पाई इंटू 10 टू स्क्वायर, तो 100 पाई हो जाएगा। 200% वृद्धि पर नई त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 10 प्लस 200/100, ये फार्मूला है। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा 800 पाई। तो उत्तर हो जाएगा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 200% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 800% बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ABCD ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है कि AB उसके परिवृत्त का एक व्यास है और कोण ADC ये कोण जो बता रहा है, कोण ADC 140 डिग्री हो तो कोण BAC का मान कितना होगा? तो यहाँ पर जब आप हल करेंगे, यहाँ पर देखिए कोण ABC बराबर ABC कितना हो जाएगा? देखिए ABC, यहाँ पे ये कोण बताना है आपको। ABC का मान हो जाएगा 180 माइनस कोण ADC।
तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सम्मुख कोणों का योग। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 140 घटेगा तो हो जाएगा 40 डिग्री। 40 डिग्री जब ये हो जाएगा तो कोण ACB 90 डिग्री है, जो कि अर्धवृत्त का कोण है। अब त्रिभुज ABC में आ जाइए। ABC जो यहाँ पे हमने खींचा है, यहाँ पर ABC, यहाँ पर जब आप आ जाएंगे, इसको हल करेंगे तो ABC में BAC का मान 180 में से 90 + 40, तो 180 में से 130 घट जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 50 डिग्री हो जाएगा। कोण जो ये पूछ रहा है ABC का मान, BAC का मान जो पूछ रहा है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर BAC, यहाँ पर देखिए BAC का मान पूछ रहा है, तो ये आपका 50 डिग्री हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी मन्नार की खाड़ी में गिरती है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पेन्नार, कावेरी, कृष्णा या वैगई। तो दोस्तों वैगई नदी तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले के बरुसनाडु पहाड़ी से निकलकर पाक की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा, कावेरी और पेन्नार नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि मन्नार की खाड़ी की जगह पे पाक की खाड़ी पूछा होता तो सही उत्तर आपका जो है ये वैगई हो जाता। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में मन्नार की खाड़ी दिया है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर स्टार है। कोई भी उत्तर यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि देखिए वैगई जो है ये मदुरई जिले से वरुसनाडु पहाड़ी से निकलकर पाक की खाड़ी में गिरती है, जबकि कृष्णा, कावेरी और पेन्नार नदियाँ, कृष्णा, कावेरी और पेन्नार ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। वैगई नदी जो है ये आपकी पाक की खाड़ी में गिरती है, न कि मन्नार की खाड़ी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जारवा आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, अंडमान निकोबार या झारखंड में। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दोस्तों जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजाति है और वर्तमान में इनकी संख्या बहुत कम है। इन्हें गृह मंत्रालय द्वारा दोस्तों पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के रूप में शामिल किया गया है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अन्य जनजातियों में देखिए, अंडमान निकोबार में और ओंग जनजाति है, इसके अलावा शोम्पेन, ओंग, सोम्पेन और सेंटलनीज सेंटिलीज जनजाति। तो सेंटिलीज, जारवा, ओंग, सोम्पेन ये सभी जनजातियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, आपको बताना है। ऑप्शन है रॉकी पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एंडीज पर्वत या हिमालयाज। तो सबसे लंबी, ऊंची नहीं पूछ रहा है, सबसे लंबी यानी जिसका विस्तार लंबाई में सर्वाधिक है, तो ये है एंडीज पर्वतमाला। दोस्तों एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी श्रेणी है, जो लगभग 7,200 किलोमीटर यानी 7200 किलोमीटर लंबाई में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर 7 देशों में फैली है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो दोस्तों रॉकीज एंडीज की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एकांकागुआ है, 6,992 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है डाउन्स, पंपाज, वेल्ड या प्रेयरी। तो सही उत्तर है प्रेयरी। दोस्तों प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में अमेरिका और कनाडा के क्षेत्र में विस्तृत हैं। डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में है, पंपास अर्जेंटीना में, और वेल्ड्स या फील्ड जिसको कहा जाता है ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तो प्रेयरी जो है ये अमेरिका और कनाडा में, जबकि डाउन्स, पंपाज और वेल्ड ये दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए सबनकाया ज्वालामुखी इटली ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सबनकाया ज्वालामुखी पेरू में स्थित है। इसके अलावा कोलिमा मैक्सिको में है, मेरापी इंडोनेशिया में और माउंट एसामा जापान में है। तो याद रखिए ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है। सबनकाया ज्वालामुखी पेरू में स्थित है, न कि इटली में, इसलिए ये गलत युग्म हो जाएगा। कोलिमा मैक्सिको में है, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में और माउंट एसामा जापान में स्थित है। अगला प्रश्न सामान्य विज्ञान में दोस्तों जो हम लोग अर्ध आयु
पढ़ते हैं उससे रिलेटेड एक आंकिक गणना आपको करना है। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 5 वर्ष है। अर्ध आयु का मतलब ये हो जाता है कि वो पदार्थ आधा विघटित होने में कितना समय लेता है। तो कितने समय में उसका 1/8 भाग शेष रह जाएगा। तो माना पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा 1 ग्राम है, 1 ग्राम है, तो अर्ध आयु 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितना रह जाएगा, वो 1/2 ग्राम रह जाएगा। अगले 5 वर्ष यानी 10 वर्ष बाद, 10 साल के बाद वो इसका भी आधा हो जाएगा, 1/4 वर्ष हो जाएगा। और उसके 5 वर्ष बाद यानी उसके भी 5 वर्ष बाद ये 1/8 हो जाएगा, 15 वर्ष। तो सही उत्तर है कि 15 वर्ष में अपनी प्रारंभिक अवस्था का वो 1/8वां भाग रह जाएगा। जैसे आप जानते हैं अर्ध आयु का मतलब ये हो जाता है कि वो पदार्थ आधा विघटित कब होता है। 5 साल में आधा विघटित हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 10 साल में 1/4 और 15 साल में 1/8। तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न सामान्य विज्ञान से ही है। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध यानी किसी अर्धचालक या सेमीकंडक्टर को गर्म करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है। देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक या अचालक पदार्थों के बीच होती है, इन्हें अर्धचालक कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम। ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका विद्युत प्रतिरोध जो है वो घटता है। तो याद कर लीजिए, अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका विद्युत प्रतिरोध घटता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है, चना, धान, मटर या सरसों या राई। तो सही उत्तर है दोस्तों, आरा मक्खी कीट से सरसों या राई प्रभावित होती है, क्योंकि आरा मक्खी कीट से प्रभावित होने वाली फसल पीली सरसों है। इस कीट की सुंडियां काले स्लेटी रंग की होती हैं, जो पत्तियों को किनारे से अथवा पत्तियों में छेद करके तेजी से खा जाती हैं और तीव्र प्रकोप की दशा में पूरा पौधा पत्ती विहीन हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में लाभप्रद होगा, धान में, गेहूं में, मूंग में या फिर सोयाबीन में। तो सही उत्तर है नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है दोस्तों, ये धान के लिए सबसे अधिक जैविक उर्वरक है, सबसे अधिक फायदेमंद। दोस्तों, नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करता है और धान के फसल में इसका प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, धान में सफेदा रोग की रोकथाम के लिए किसका छिड़काव किया जाता है, जिंक सल्फेट, बोरेक्स, कैल्शियम सल्फेट या फेरस सल्फेट। तो सही उत्तर है, धान में सफेदा रोग की रोकथाम के लिए फेरस सल्फेट का छिड़काव किया जाता है। तो याद रखिए, फेरस सल्फेट का छिड़काव धान में सफेदा रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, आप जानते भी हैं स्टेनलेस स्टील यानी जंग रहित स्टील जो है किसका मिश्र धातु है। तो उत्तर है जंग रहित स्टील आयरन, क्रोमियम और निकिल का मिश्र धातु है। और जंग रहित स्टील अपने जंग संरक्षण प्रतिरोध के लिए जाना जाता है, और इसमें क्रोमियम की मात्रा बढ़ा दी जाए तो इसमें जंग लगने की संभावना और भी कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, देखिए, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ऑप्शन है आपके 8 सेकेंड, 1 मिनट, 8 मिनट या 15 मिनट। तो सही उत्तर है दोस्तों, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट या 8.20 मिनट या आप ऐसे कहें 500 सेकेंड का समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड या 8.2 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न है, 1756 में फुल्टा शब्द किस संदर्भ में आया था। ऑप्शन देखिए, एक अंग्रेज अधिकारी का नाम, एक जहाज का नाम, एक इमारत का नाम या एक टापू का नाम। तो सही उत्तर है फुल्टा शब्द एक टापू के नाम पर आया था। फुल्टा एक टापू था जो कलकत्ता से 20 मील की दूरी पर था और 1756 में सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता पर आक्रमण किया गया और इसके बाद ब्रिटिश सेना जो थी फुल्टा टापू पर शरण लेने को मजबूर हो गई थी। तो 1756 में फुल्टा एक द्वीप या टापू था बंगाल की खाड़ी में। सिराजुद्दौला के आक्रमण के बाद ब्रिटिश सेना ने फुल्टा पर शरण लिया था।
अगला प्रश्न है, बिहार के शासक राजा राम नारायण का दमन करने के लिए क्लाइव और मिर्जाफर ने किसकी अध्यक्षता में एक सेना भेजी थी? ऑप्शन है मेजर कूट, वाटसन, हालवेल या मेजर ड्रैक। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेजर कूट। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव और मिर्जाफर ने 1758 में पटना में एक दरबार आयोजित किया गया, जहां राजा राम नारायण को बिहार का गवर्नर घोषित किया गया। बाद में वह विद्रोह किया, जिससे मेजर आयरकूट द्वारा दबाया गया था। अगला प्रश्न है कि अपनी बीजियों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था? अपनी बीजियों को लिपिबद्ध करने या लिखने के लिए किस हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढा था? ऑप्शन है गंगाधर, ईश्वरदास नागर, महेश या देवी मिश्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईश्वरदास नागर। अपनी बीजियों को लिपिबद्ध करने या लिखवाने के लिए औरंगजेब ने ईश्वरदास नागर को चुना था, जिसने फुतुहात ए आलमगीरी की रचना की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27 है, किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्दों का प्रयोग किया था? ऑप्शन है एस.एन. बनर्जी, जॉन स्ट्रेची, अरस्काइन पेरी या रिपन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरस्काइन पेरी। सर अरस्काइन पेरी जो भारतीय परिषद के एक सदस्य थे, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक बनाया था। एस.एन. बनर्जी, दोस्तों एस.एन. बनर्जी ने 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कहा था? आकाश से वज्रपात। एस.एन. बनर्जी ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाश से वज्रपात की संज्ञा दी थी, जबकि अरस्काइन पेरी ने इसको विपरीतगामी और असंगत कहा था। अगला प्रश्न है, नचिकेता आख्यान जो है किस उपनिषद में मिलता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में मिलता है। इसमें यम द्वारा नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया है और इसका वर्णन कठोपनिषद में दिया गया है। अगला प्रश्न आपको बताना है दोस्तों, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिसको ISI कहा जाता है, इसका महानिदेशक कौन है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है इसमें देखिए, जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय ISI के महानिदेशक रिजवान अख्तर थे और वर्तमान में जून 2019 से इसके महानिदेशक फैज हमीद हैं। तो देखिए, वर्तमान में ISI के महानिदेशक फैज हमीद हैं। जून 2019 में इनको इस विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, अर्जेंटीना में मार्च 2015 में हुई वायु दुर्घटना में मृत 3 ओलंपियन कहाँ से संबंधित थे? तो ये दोस्तों हेलीकॉप्टर दुर्घटना अर्जेंटीना में हुई थी, जिसमें कुल 10 लोग मारे गए थे, जिसमें 3 लोग फ्रांस के ओलंपियन थे। ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा उत्तर प्रदेश GIC आश्रम पद्धत प्रवक्ता परीक्षा का 2012 का सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र, जो आपके आगामी GIC प्रवक्ता परीक्षा, GIC आश्रम पद्धत प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा, LT ग्रेड आदि परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और करंट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको आगे की परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स किस प्रकार से और कहां से तैयार करना है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।